नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय अंजू में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको अपनी स्वरचित कहानी फिर से सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है गुरु दक्षिणा। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया था। हाँ, मेरी बचपन की मित्र मेरी सुमोना नाम था उसका। पारंपरिक और आधुनिक दोनों ही भाव उसके नाम में समन्वित थे। लंबा चेहरा, गोरा रंग और बड़ी बड़ी आंखें। नाक थोड़ी मोटी पर उसके चेहरे पर अजीब नहीं लगती थी। वो मेरी मित्र तो थी ही, मेरी गुरु भी थी। उसने मुझे पढ़ाया भी बहुत। भूगोल पढ़ना कभी मेरे बस का नहीं था, पर न जाने कैसे वो मुझे काला ढूंगी, चेरापूंजी, अमेज़न जंगल और भी न जाने क्या क्या अजीबो गरीब नाम, जैसे कोई मिसाइल के नाम हो, चुटकियों में अपनी स्पेशल तकनीक से रटा दिया करती थी। कुल मिलाकर वो मेरी मित्र, मेरी बहन, मेरी ब्यूटिशियन, मेरी सलाहकार सब कुछ थी। बचपन में तो उसके इन उपकारों को मैं इतना समझती ही नहीं थी, परंतु उम्र के साथ सोच का विस्तार होता गया और मुझे समझ आने लगा कि सुमो ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब भी कर रही है। एक दिन मैंने उससे कहा था, बता ना सुमो, तुझे क्या चाहिए? सुमो मेरी तरफ चौंक कर देखने लगी। क्या क्या कह रही है तू अंजलि? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे क्या चाहिए? क्यों पूछ रही है ऐसा? मैंने हंसकर कहा, गुरु दक्षिणा। तेरी गुरु दक्षिणा देना चाहती हूं मैं। सुमो ने कहा, गुरु दक्षिणा? मुझे तू देगी गुरु दक्षिणा? हाँ भाई हाँ, मैंने सुमी से कहा। एक टक घूरती रही वो मुझे, फिर अचानक जैसे उसको मिर्गी का दौरा पड़ गया, जोर जोर से हंसने लगी पेट पकड़कर। ओह माँ की बोलछी सी में। ओह मागो। वो बोले जा रही थी और मुझे देखकर हंसे जा रही थी। मैं कुछ देर तक तो उसे देखती रही, घूरती रही और सोच रही थी मन ही मन कि ऐसा क्या कहा मैंने जो ये दुष्टों में इतना हंस रही है, या मैं इसे पागल दिख रही हूँ? उफ, दुग्गा। मैंने उसे गुस्से में घूरते हुए ही पूछा, ए में कैनो हंसो? यानी कि ए लड़की, इतना तो क्यों हंस रही है? हंसते हंसते संभालने के लिए उसने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख लिए, पर उसका हंसना नहीं रुका। हंसे ही जा रही थी। अंततः मैंने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे झंझोड़ा और कहा बंगाली में ही, पागल हो गए छो तुम्ही? क्या पागल हो गई हो? तब कहीं जाकर वो थमी। उसने फिर संजीदा होकर ही पूछा मुझसे, किस बात की गुरु दक्षिणा देना चाहती हो अंजलि? मैंने कहा, देख, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तुझे इसके बदले कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहती हूँ। तू मेरी गुरु भी तो है, मित्र होने के साथ साथ। देख, मना मत करियो, समझी? वो सुनकर बिल्कुल मौन हो गई। फिर कहा, ठीक है, मुझे तो नहीं चाहिए थी गुरु दक्षिणा, किंतु तोर मौन अच्छे तो मांग लूंगी। मैंने कहा, तो मांग ना सुमो। वो कुछ क्षण सोच में डूबी रही, फिर कहा, ठीक है, अभी नहीं, कभी समय आने पर मांग लूंगी अंजलि। मैंने हंसकर सहमति दे दी और कहा, मेरे मरने से पहले मांग लियो सुमो। उसने मुझे गुस्से में देखा और मेरे गालों पर हल्की चोट लगाते हुए कहा, ए जे दुष्टों में की रकम कथा बोले। कह रही थी कि मैं कितनी शैतान लड़की हूँ, मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। फिर हम दोनों हंसते हंसते घर की ओर निकल पड़े। तब ये नहीं जानती थी कि उससे जो वादा कर बैठी वो राजा दशरथ के माता कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के परिणाम जैसा साबित होगा मेरे लिए। हम दोनों की बाड़ी यानी कि घर आमने सामने थे। वो बहुत ही कुलीन बंगाली खानदान से वास्ता रखती थी और मैं राजस्थानी मारवाड़ से। हालांकि हम दोनों का खान पान, रहन सहन बिल्कुल भिन्न था एक दूसरे से, फिर भी हम दोनों ने
एक दूसरे को कभी एक दूसरे से अलग नहीं समझा। खूब जमती थी हम दोनों में। वो मुझसे 2 साल बड़ी थी। उसके काका बाबू ने उसका स्कूल में एडमिशन इसलिए देर से करवाया कि एक ही कक्षा में बच्चों में उम्र का अंतर हो, तो बड़ी उम्र के बच्चे अपने साथ के बच्चों से हर बात जल्दी सीख लेते हैं और परीक्षा में भी उनसे अव्वल होते हैं। कुछ हद तक ये बात सही भी थी। सुमोना यानी कि सुमो हर बात मुझसे पहले कैच कर लेती थी और मुझे सिखा भी देती थी। हम दोनों का एक दूसरे के घर बहुत आना जाना था और दोनों परिवारों में बहुत प्रेम भी था। वैसे मेरी दादी को सुमोना का बंगाली परिवार कम पसंद था। कहती थी मेरी माँ से, स्नेह, ये बंगालियों को ज्यादा मुंह मत लगाया कर, ये किसी के नहीं होते। लड़ाकू झगड़ालू तो होते हैं और धोखेबाज भी होते हैं। मेरी दादी की इन बातों पर माँ सिर्फ हंस देती थी। हालांकि दादी की बातों में तंत्र था। उन्होंने बहुत दुनिया देखी थी। हर जाति और वातावरण का अपना एक अंदाज और प्रभाव होता है। आज के दौर का ताजा उदाहरण दीदी से आप समझ ही गए होंगे। दीदी কেমন খেলা করছে, এই তো ভীষণ অত্যাচার আছে, শুধু খেলা হবে। जबकि ऐसा भी नहीं है कि एक चोर तो सब चोर ही होते हों। बस उन्होंने सतर्क रहने के लिए कहा माँ से। खैर, तो मैं कह रही थी कि लगभग सभी चीजों का आदान प्रदान आपस में हमारे परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ करते थे। सिर्फ नॉनवेज खाना छोड़कर हम लोग शुद्ध शाकाहारी और वे लोग मांसा मछली ये सब खाने वाले। परंतु ये सब कुछ हम और हमारे परिवार के बीच कभी दीवार नहीं बना। सुमो की पिशी माँ जानती थी कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं, तो जब भी कुछ वेज बनाती तो अलग बर्तनों में अलग चीनी मसालों से बनाकर बिल्कुल अलग बर्तनों में, जिसमें कभी नॉनवेज न परोसा गया हो, भर कर हमारे घर भिजवाया करती थी। मेरी माँ को भी उन पर आंख मीचकर पूरा विश्वास था, तो कभी पूछताछ नहीं की उन्होंने। तो प्रेम और विश्वास की ये डोर महीन, पतली पर मजबूत थी। खैर, मैं आपको बता रही थी कि उसने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया। इतना बड़ा कि मैं सपने में भी उसके लिए तो ऐसा सोच ही नहीं सकती थी, जिसके लिए हर दुर्गा पूजा में मैं माँ दुर्गा से स्पेशल प्रार्थना करती थी कि वो सदैव खुश रहे, जो चाहे वो उसे मिल जाए। शायद मेरी मासूम और सच्ची प्रार्थनाओं में इतना असर था कि वो एक दिन पूरी हो गई। अब आप पूछेंगे कैसे? वो हुआ यूं कि हम दोनों सखियां बचपन से साथ पढ़ रहे थे, तो कॉलेज भी साथ ज्वाइन किया। भवानीपुर कॉलेज कोएड था। मेरी माताजी इसके विरुद्ध थी कि लड़का लड़की एक साथ पढ़ेंगे, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। ना बाबा ना, अंजलि तू किसी गर्ल्स कॉलेज में दाखिला ले ले। पर सुमोना भवानीपुर कॉलेज ज्वाइन कर रही थी, तो मेरा भी वही मन था पढ़ने का। जैसे तैसे सुमोना की पिशी माँ ने मेरी माँ को मना लिया और इस तरह से हम दोनों सखियों ने उम्र के 16वें सावन में कॉलेज में कदम रखा। पहला दिन था। हम दोनों कॉलेज पहुंचे। क्लास में प्रवेश करने ही वाले थे कि एक छड़ी ने हमारा रास्ता रोक लिया। नजरें उठाकर देखा तो एक गोरा लंबे कद का लड़का खड़ा था। गुलाबी होठ, चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान और उसकी आंखें, हाँ, उसकी आंखों में कुछ बात थी। बहुत संजीदा, सजीव, मगर ठहरी हुई, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें। ऐसी आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जहन में एक पुराना गीत बजने लगा। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। बजे ही जा रहा था। मैं सुध-बुध भूल बैठी थी। तभी किसी तीखी मर्दाना आवाज ने मेरा ध्यान भंग कर दिया। ए लड़की, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैंने उसकी ओर देखा, फिर सुमोना को देखा। सुमोना ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और उस लड़के से पूछा, क्या बात है? रास्ताए कैनो दाड़िया छो? रास्ते में क्यों खड़े हो हमारे? उस लड़के ने कहा, आज कॉलेज का पहला दिन है। हम सीनियर्स को अधिकार होता है कि पहले दिन जूनियर्स की रैगिंग करें। उन दिनों कॉलेज में रैगिंग होती रहती थी। सुमोना ने डांट भरे लहजे में कहा, रास्ता दो।
लड़के ने कहा, नहीं हटूं तो क्या कर लोगी? आज के दिन प्रिंसिपल और प्रोफेसर भी कुछ नहीं कहते। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। सुमोना उसकी ढिठाई को भाप गई थी, इसलिए उस लड़के से मुंह लगना बेहतर ना समझा और अपने दादा यानी कि बड़े भाई लोकेश को बुलाने के लिए फोन किया। कहने लगी, ए लोकेश दादा, कॉलेजे একটা নোংরা ছেলে रैगिंग करते दाढ़ी आछे, जेते दिच्छी ना क्लासे। कहा एक गंदा लड़का गेट पर रास्ता रोककर खड़ा है और जाने नहीं दे रहा क्लास में। मैं तो वैसे ही डरी हुई थी। बीच बीच में वो लड़का मुझे घूर भी रहा था, जिससे झेप कर मैं नजरें चुरा रही थी। सुमोना के भाई ने कहा, उस लड़के को फोन दो। सुमोना ने उसे भाई से फोन पर बात करने को कहा। पहले वो सुमोना को घूरता रहा, फिर मोबाइल हाथ में लेकर भारी भरकम आवाज में कहा, हेलो बोलून। उधर से दादा की आवाज आई और पल पल उस खड़ूस सड़ू लड़के के भाव बदलने लगे। पहले वो सक पकाया, फिर कुछ जिज्ञासा थी, फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और देखते ही देखते जोर जोर से हंसने लगा। मुझे लगा कि इसे भी मिर्गी का दौरा पड़ गया है क्या? राम राम, या तू पागल है, रांची के पागल खाने से आया है क्या? उफ। तभी उसने भाई को कहा, अरे तू लोकेश, यार तुझसे मिले जमाना हो गया। अच्छा ये तेरी बहनें हैं, चल चल कोई नहीं, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, इसका पूरा ख्याल रखूंगा। मेरे मन में चल रहा था, यार ये क्या हो गया? मुझे तो लगा था दादा इस खड़ूस लड़के को जोर की डांट लगाएंगे, मगर ये दोनों तो अच्छे दोस्त निकले। वो लड़का सुमोना से बातें करने लगा, अपना परिचय दिया। मैं पीयूष है मेरा नाम, आपके दादा का बचपन का दोस्त। हम एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। मेरे पिताजी सरकारी कार्यालय में कार्यरत है, तो बीच में उनका तबादला दिल्ली हो गया था, तो मैं वहां चला गया। कुछ साल वहीं था। अब हम कोलकाता वापस आ गए हैं, पिछले वर्ष ही। वो लड़का भी बंगाली ही था। मैं अपने ही विचारों की उधेड़ बुन में थी कि सुमोना ने मुझे चिकोटी काटी। मैं वर्तमान में आ गई। वो लड़का, क्या कहते हैं उसे, खड़ूस, नहीं, पीयूष बड़ी हैरान और मासूम निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। उसने हाथ बढ़ाया और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, हेलो, आई एम पीयूष मौजूमदार। आपनी? मैं उसकी आंखों में न देख पाई और नजरें झुकाकर कहा, अंजलि अग्रवाल, और झट से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया, जो उसने बड़ी जोर से पकड़ा था। उफ, बदमाश छेले, मन ही मन कहा मैंने। उसने तपाक से पूछ लिया, अभी कुछ कहा आपने एंजी? मैंने उसे घूरा और कहा, कॉल मी अंजलि। मेरे दोस्त बस मुझे एंजी कहते हैं। वो मुझे देखता रहा और फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। कहने लगा, सो स्वीट ऑफ यू, पर हमारी तो दोस्ती हो गई ना अभी, है ना? मैंने बिना देखे उसकी ओर सर हिलाया। उसने हमें क्लासरूम में जाने का रास्ता दे दिया। सुमोना मुझे खींचकर क्लासरूम में ले जाने लगी। मैंने पलके उठाकर कनखियों से देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। मैं सहम गई कि उसने मुझे देखते हुए पकड़ लिया। वो मुस्कुराने लगा और उसने मुझे हल्के से हंसकर कहा, वेरी स्वीट गर्ल। मैं जल्दी से मुड़ गई और उसकी तरफ देखा भी नहीं। सुमोना का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है घबराकर। खैर, कुछ देर में प्रोफेसर साहब आ गए क्लास में और कुछ देर में मैं भी सामान्य हो गई। कॉलेज में स्कूल जैसे बंधन और रेस्ट्रिक्शन नहीं। मैं और सुमोना काफी खुश थे, खूब मन लगाकर पढ़ रहे थे और मैंने और सुमोना ने कॉमर्स लिया था। पीयूष साइंस स्टूडेंट था, बहुत बुद्धिमान था। वो चुटकियों में गणित के कठिन से कठिन सवाल हल कर लेता था। अब तो अक्सर वो खड़ूस पीयूष हमसे टकराने लगा, कभी हमारी खैरियत पूछने के बहाने, कभी लाइब्रेरी तो कभी कॉलेज कैंटीन। मुझे एक आंख नहीं भाता था। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता था मुझे टीज करने का। मेरा नाम निकाल दिया था उसने, नाजुक गुड़िया। उफ, मुझे बहुत क्रोध आता था। दिल करता था उसे खड़ूस, भूत, सड़ू सब कुछ कहकर वहां से भाग जाऊं, पर न जाने कुछ कह नहीं पाती थी उससे। बाकी जगहों पर तो वो सुमोना साथ होती थी तो मैं कंफर्टेबल होती थी, परंतु एडिशनल में मेरा विषय कला और साहित्य था तो सुमो का होम साइंस। बदकिस्मती से उस खड़ूस का भी विषय कला और साहित्य था।
हफ्ते में 2 बार क्लास होती थी। कभी कभी टैगोर हॉल में प्ले भी होता था बांग्ला साहित्य पर। ज्यादातर शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यासों पर आधारित नाटक होते थे। मेरा रुझान था इसमें, तो मैं क्लास बंक नहीं करती थी। वो तो बस कभी कभी अटेंडेंस के लिए आता था। बहुत ही इरिटेटिंग था वो। इश! पर देख रही थी आजकल हर क्लास में आने लगा और प्ले में भी हरदम मेरे साथ वाली सीट पर आकर बैठ जाता और देखता रहता मुझे, गालों पर हाथ धरे, कोहनी बेंच पर टिकाए, जैसे बाबू मोशाय क्लास करने नहीं आए हैं, मुझे देखने आए हैं। मुझे मन ही मन बहुत क्रोध आता था उस पर, परंतु कर भी क्या सकती थी। प्ले के दौरान मैं कुछ नोट्स लिखने में व्यस्त थी। तभी बांग्ला गाने की आवाज आई, बहुत ही मधुर। आमी चीनी गो चीनी तुम्हारे ओ गो विदेशिनी, তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী, ও গো विदेशिनी। पहले मुझे लगा कोई रिकॉर्ड बज रहा है गिटार की संगत के साथ, पर अचानक मैंने सर उठाया तो देखा कि बाबू मोशाय यानी कि पीयूष गिटार बजा रहा था और खुद ही गा भी रहा था। बहुत सुंदर आवाज थी उसकी। मैं खिंची चली गई उस ओर। सबने गाना खत्म होने पर तालियां बजाई तो मुझे होश आया। दौड़कर मैं वहां से जाने लगी तो वो दौड़कर मेरे पास आया और कहने लगा, कैमोन लागलो अमार गानटा एंजी, मेरा गाना कैसा लगा एंजी? मैंने नजरें ऊपर नीचे घुमाते हुए कहा, नॉट बैड। ऐसा इसलिए कहा कि वो समझ ना जाए कि मैं उसके गाने से प्रभावित हो गई हूँ। खैर, आगे का किस्सा बताती हूँ आपको। सावन भादों के दिन थे। मौसम सुहाना हो जाता है इस रुत में। हमारा कॉलेज 2 दिनों के लिए हॉलीडे ट्रिप पर मायापुर जा रहा था। घर से मनाही हो गई थी, परंतु हमेशा की तरह पीसी माँ ने माँ को मना ही लिया। मैं और सुमो बहुत उत्साह से जाने की तैयारी करने लगे। सही वक्त पर हम कॉलेज पहुंचे। सब बस में बैठ गए। बस चली ही थी कि किसी ने बाहर से गेट खटखटाया। ड्राइवर ने बस रोक दी। दरवाजा खुला तो मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। मेरे मुंह से निकला, खड़ूस। सुमो ने मेरा हाथ दबाया। मैं चुप हो गई। सोच रही थी ये कहां से आ टपक पड़ा। अब 2 दिन सर खा जाएगा। उफ! रास्ते भर वो आदतन मुझे छेड़ता रहा। सुमो से हंस हंस कर बातें करता रहा और बीच बीच में मुझे देख रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। खैर, हम मायापुर पहुंच गए। रात हो गई थी। सब थके थे। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। वो खड़ूस न जाने क्यों हमें हमारे कमरे तक छोड़ने आया। फिर जाते जाते मुस्कुरा कर देखा मुझे। न जाने क्यों मैंने भी पहली बार उसे देखकर गुस्से में नहीं, शर्मा कर नजरें झुका ली। अगले दिन हम राधा कृष्ण का मंदिर देखने गए। वो मेरे बिल्कुल साथ साथ चल रहा था। हम सब अपने अपने मोबाइल से पिक खींच रहे थे उस ऐतिहासिक भव्य मंदिर की। मैंने नोटिस किया कि वो मंदिर की कम मेरी तस्वीरें ज्यादा ले रहा था। मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो, पर न जाने क्यों मुझे उसका ऐसा करना बुरा नहीं लगा। हमें सब कुछ बहुत ध्यान से देखना समझना था, क्योंकि वापस जाकर प्रोजेक्ट मायापुर पर एक रिपोर्ट बनाकर देनी थी। हम बैठे थे मंदिर के परिसर में। मैं कृष्ण राधा की मनमोहक मूरत को एकटक निहार रही थी। तभी पीयूष ने अपनी बांसुरी निकाली और बजानी शुरू कर दी। तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। मैं उस मुरली की धुन में खो गई। अचानक उसने कहा, पसंद आया? मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा उससे, कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हो पीयूष आप। पीयूष ने कहा कि जब वो गांव में रहता था तो अपने दादाजी के साथ रोज मंदिर जाया करता था। वहीं वो बांसुरी बजाने का अभ्यास किया करता था और ईश कृपा से ये उसने वहीं सीखा बजाना। बस कुछ ही दिनों में उसने मुझे गीता के बहुत सारे श्लोक और उनका अर्थ भी समझाया। मैं हैरान थी उसके इस अद्भुत रूप और ज्ञान को देखकर। अभी कुछ देर पहले वो मुझे बहुत ही निम्न दर्जे का एक आशिक आवारा लग रहा था,
परंतु उसकी समझ, हुनर और सुंदर ज्ञान की सत्यता पर जब प्रकाश पड़ा तो मेरी आंखें चुंधिया गई ये देखकर। ये सुमोना भी न जाने मंदिर देखते देखते कितनी दूर निकल गई थी, अपनी ही धुन में, कि उसे मेरे साथ न होने का भी भान न रहा। मैं भी पीयूष के साथ उस वक्त एक अलग ही दुनिया में विचरण कर रही थी, बिना पंखों के। उसने मुझे राधा कृष्ण के गूढ़ प्रेम का रहस्य बताया। उसने कहा, जानती हो एंजी, कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? क्योंकि कृष्ण राधा में ही थे, बसे थे। वे दोनों पृथक नहीं थे और राधा कृष्ण के विवाह न होने के पीछे कई किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं, जिसमें एक ये भी है कि राधा के भाई ने कहा था कि यदि इन दोनों का विवाह हुआ तो दोनों के वंश का विनाश हो जाएगा। कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे कि राधा जी के गर्म दूध पीने से छाले कृष्ण की ग्रीवा में उभर आते थे। बस इसीलिए उन्होंने राधा से विवाह नहीं किया। मैं इसकी बातों में जैसे खो गई थी, मंत्रमुग्ध हो गई थी। तभी उसने हंसकर कहा, ओ नाजुक गुड़िया। मैं चौंक गई। वो मुझे ही देख रहा था और अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गई। हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए मेरे, बर्फ जैसे। पीयूष ने कहा, एंजी, क्या मेरी राधा बनोगी? आई लाइक यू। तुम बहुत भोली, निश्चल और मासूम हो। मुझे पहली ही नजर में तुमसे प्रेम हो गया था। लव इन फर्स्ट साइट सुना तो था, आज देख भी लिया। मेरी आंखें शर्म से बोझिल थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ज़बां पे जैसे ताला लग गया था। कुछ कह नहीं पाई मैं, बस उसे देखती रही। उसने शायद मेरी मनस्थिति को भांप लिया था। मेरे सर पर प्यार से हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, तुम सोचकर जवाब देना अंजलि। मैं प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारे उत्तर की। तभी सुमो की दूर से आवाजें आने लगी। एंजी, ओ एंजी, अरे कहाँ रह गई तुम? उसकी आवाज सुनकर मैंने झट से अपना हाथ पीयूष से छुड़ा दिया। वो मुस्कुरा रहा था मुझे देखकर और मैं झेप गई। अगले दिन हम वापस कोलकाता लौट रहे थे। इस बार पीयूष बिल्कुल हमारी सामने वाली सीट पर बैठा था, जहाँ से वो मुझे अच्छी तरह देख पाए। अंताक्षरी का दौर चल रहा था। उसने एक से एक प्रणय गीत गाए और बीच बीच में मुझे देखकर मुस्कुरा भी रहा था। मेरे कोमल मन में कब प्रेम पुष्प खिल गए मुझे पता ही न चला। कॉलेज फिर से शुरू हो गया और हमारे फर्स्ट ईयर के पेपर भी। वो भी व्यस्त हो गया परीक्षाओं की तैयारियों में और हम भी। आखिरी पेपर था। मैंने परीक्षा के बाद उससे कहा कि पीयूष, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कल मुझे मिलिए विक्टोरिया पैलेस के पास। वो बहुत खुश हुआ और सहमति में सर हिलाया। दूर खड़ी सुमोना मुझे उससे बातें करते देख रही थी। मैं और सुमोना घर वापस लौट रहे थे कॉलेज से। रास्ते में मुझे कई बार ये महसूस हुआ कि सुमोना मुझे बार बार देख रही है और जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं। खैर, हम घर लौट आए। सुमोना ने जाते जाते कहा, एनजी, आज रात ग्रुप स्टडी करते हैं। तू इकोनॉमिक्स में बड़ी कमज़ोर है। आज तुझे ब्रेक इवन पॉइंट समझाऊंगी। कल तूने क्लास में प्रोफेसर को गलत डेफिनेशन सुनाई थी। चल मिलते हैं फिर। ये कहकर वो चली गई और मैं अपने घर आ गई। शाम के 8 बजे थे। पीयूष का संदेश आया, आई लव यू मेरी राधा। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी। मैं सोचकर ही बहुत खुश थी कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सुमो जैसे जान छिड़कने वाली मित्र और पीयूष जैसा गुणी, धीर, शील प्रेमी मिला। खुद पे इतरा रही थी। बार बार दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी, जैसे पहली बार देखा है खुद को। आज स्वयं को एकदम नया सा महसूस कर रही थी। शीशे के आगे खड़ी होकर यूँ बातें कर रही थी जैसे पीयूष से कह रही हूँ कि पीयूष, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं आपकी राधा बनना चाहती हूँ। और ये कहते कहते मैं शर्मा गई। तभी द्वार पर दस्तक हुई। सुमोना थी। हम दोनों ने खूब गप्पे लड़ाए, थोड़ी पढ़ाई भी की। रात का तीसरा पहर था। मेरी नींद खुल गई। घड़ी देखी, 3:15 बजे थे। मैं उठी और पास रखे पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। तभी सुमो भी उठ गई। वो मुझे ही देखे जा रही थी, बड़ी अजीब निगाहों से। मुझे घबराहट होने लगी और भय भी लग रहा था, पर मैंने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया, ऐ सुमो, की होए गे छे? राग होए छे तुम्हाके? क्या हुआ तुम्हें? मुझ पर गुस्सा हो? उसने कुछ कहा नहीं। फिर कुछ क्षण बाद वो बोली, अंजलि,
मैं जानती हूँ कि तू पीयूष से प्रेम करने लगी है। मैंने देखा था तेरी आंखों में उसके लिए प्रेम। देख, इनकार मत करना और झूठ भी मत बोलना मुझसे। मैंने कहा, सुमो, तू सच कह रही है। हाँ, मैं उससे प्रेम करने लगी हूँ और मैं कल उससे प्रेम का इजहार करने जा रही हूँ विक्टोरिया पैलेस शाम 5 बजे। उसके बाद सबसे पहले मैं तुझे ही बताने वाली थी ये बात। तुझे नहीं कहूँगी तो और किससे कहूँगी सुमो। सुमोना मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, पर उसकी मुस्कुराहट आज मुझे कुछ रहस्यमयी लगी। मैंने नज़रअंदाज किया, कहा उसे, चल सो जाते हैं, 4 बज रहे हैं, फिर 8 बजे कॉलेज भी पहुंचना है ना रिजल्ट लेने। मैं सोने ही लगी थी कि सुमोना मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई। मैंने देखा वो मेरी आंखों में देख रही थी लगातार। मैंने कहा, क्या हुआ सुमो, कुछ कहना है? उसने कहा, हाँ एंजी, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, तो बोलना। सुमो ने कहा, याद है अंजलि, तूने मुझे एक वचन दिया था कि तू मुझे गुरु मानती है और मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहती है। मैंने कहा था कि समय आने पर मांग लूंगी। मैंने हंसकर कहा, हाँ हाँ, मैंने कहा था, बोल क्या चाहिए तुझे? मेरी वो पिंक ड्रेस, या मेरे वो कुंदन की झुमके, या मेरी फेवरेट किताब रोमियो जूलियट वाली? बोलना क्या चाहिए? वैसे मेरा सब कुछ ही तेरा तो है सुमो। मैंने बेपरवाही से कहा, सब कुछ मेरा है? सोच ले अंजी। मैंने कहा, सोचना क्या है, जो कह दिया सो कह दिया। तू बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? अब बोलना जल्दी, मुझे नींद आ रही है सुमो। मुझे चाहिए पीयूष। एंजी, एक बार तो मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। मैंने कहा, क्या कहा? फिर से बोल। मुझे लगा तू पीयूष कह रही है। उसने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सुना एंजी, मैं गुरु दक्षिणा में तुमसे तुम्हारा पीयूष ही मांग रही हूँ। पहले ही दिन से उससे प्रेम करने लगी थी मैं। वो कहती जा रही थी और मेरे पैरों तले की धरती खिसकती जा रही थी। जब उसने अपनी बात खत्म की, कुछ क्षण हमारे बीच मौन छा गया। पिन ड्रॉप साइलेंस। मेरी आवाज हलक में ही अटक गई। सोच रही थी कि कुछ देर पहले सब कुछ कितना अच्छा था ना। मैं और सुमो कितने खुश थे। मैं पीयूष के साथ अपने भावी जीवन के रंगीन सपने देख रही थी और अचानक ये वर्तमान के चाबुक का कैसा कठोर प्रहार हुआ रंगीन सपनों पर। सब कुछ टूटकर बिखर गया। मैंने फिर हिम्मत जुटाई और सुमो की तरफ देखा। जैसी मेरी नजरें उससे कह रही थी कि कुछ और मांग लेती सुमो, मेरी जान मांग लेती तू, जान मेरी, हंसते हंसते दे देती। पर ये क्या, तूने तो मुझसे मेरा प्यार ही मांग लिया। आज मुझे रामायण के वो दृश्य याद आ गए जब कैकई ने महाराज दशरथ से वो मांग लिया था जो उनके बस में ही नहीं था। मेरी भी मनस्थिति राजा दशरथ के समान हो गई थी। वो अपने वचन से बंधे थे और मैं अपने वचन से नहीं मुकर सकती थी। मैंने धीरे से सुमो का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि ठीक है सुमो, मैं अपना वचन निभाऊंगी। तेरी गुरु दक्षिणा देना मेरा धर्म है और कर्तव्य भी। आज से पीयूष तेरा है। मैं कभी अब उसके बारे में नहीं सोचूंगी। वचन देती हूँ तुझे। सुमोना का चेहरा खिल उठा। तू सच कह रही है ना अंजलि? हाँ, बिल्कुल सच। अब पीयूष तेरा है, सिर्फ तेरा। उसने मुझे गले लगा लिया। मेरी आंखों में आंसू थे पीयूष को खो देने के। मैंने बिना उसे कुछ बताए पूछे उसका भविष्य सुनिश्चित जो कर दिया था सुमोना के साथ। उधर सुमोना की आंखों में खुशी के आंसू थे कि उसे उसकी गुरु दक्षिणा जो मिल गई थी। वो घर जाने लगी ये कहकर कि तैयार हो जा, कॉलेज जाना है। मैंने हौले से सर हिला दिया। माँ ने आवाज लगाई कि अंजलि जल्दी उठ जा, दादी की 7 बजे की ट्रेन है मसूरी की। मैंने आव देखा न ताव, कहा माँ मुझे भी जाना है दादी के साथ मसूरी। दादी प्राणिक हीलर है और वहाँ के सेंटर में कुछ महीनों के लिए हीलिंग सिखाने जा रही थी। हमारा घर है वहाँ, तो रहने की सब व्यवस्था भी है। माँ से कहा मैंने, अब तो मेरी परीक्षा भी खत्म हो गई है। आज रिजल्ट के बाद 2 महीने की छुट्टी है। मैं जाऊँ माँ दादी के साथ? और लिपट गई माँ से। माँ ने प्यार से मुझे चूमा और कहा ठीक है, जा तैयारी कर ले अपनी माँ यानी कि मेरी दादी के साथ। मैं पापा से कह देती हूँ तेरी तत्काल में टिकट निकलवा लेंगे। समय नहीं है, मैं कह दूंगी सुमोना को तेरा रिजल्ट ले आएगी कॉलेज से। मैं दादी के साथ चली गई। उधर सुमोना पीयूष से मिली, बताया कि मैं चली गई मसूरी।
पीयूष को बहुत गुस्सा आया होगा मुझ पर मेरे पास और कोई रास्ता न था। सुमोना ने एक झूठ जड़ दिया इस कहानी में कि मेरा विवाह बचपन में ही तय हो गया और पीयूष से मेरे अपने दिल की बात कह दी। मैंने सुमोना को गलत नहीं समझा। प्रेम और जंग में सब जायज है, ये सोचकर पीयूष ने भी शायद आस छोड़ दी होगी और मुझे धोखेबाज समझा होगा। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ खुश थे और मैंने पीयूष से वादा किया था, निभाया, राधा बनकर आजीवन। मैं वापस न लौटी 2 वर्ष, वहीं कॉलेज ज्वाइन किया, पढ़ाई पूरी की और दादी से हीलिंग सीखकर वहीं सेंटर में अपनी सेवा देने का प्रण लिया। माँ थोड़ी नाराज थी, पर माँ है ना, ज्यादा दिन नाराज न रह सकी और शायद कुछ समझ भी गई थी, इसीलिए मेरे फैसले पर सवाल नहीं किया। ये थी मेरी गुरु दक्षिणा मेरी सुम्मो के लिए, जिसने मुझसे गुरु दक्षिणा नहीं बल्कि मुझसे मुझको ही मांग लिया था, जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था, ठीक वैसे ही। ये न्याय था या अन्याय, मैं नहीं जानती, नहीं समझ पाई। बस ये संतोष था मन में और प्रसन्नता भी कि मैंने अपना वचन निभाया, गुरु दक्षिणा देकर अपनी सुम्मो को। तो आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही, फिर से कोई अपनी स्वरचित कहानी लेकर। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार वालों का बहुत ख्याल रखें, अपने मित्रों का ख्याल रखें और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। नमस्कार।